महामैराथन क्वेश्चन, जिसमें साइंस को लेके हम उपस्थित हो चुके हैं और एकदम बहुत ही कम समय में उसको बारीक से बारीक को एकदम छितार के बताने जा रहे हैं। तो हम बिना देरी किए हुए आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे इसको देखिएगा। और जो है पहला क्वेश्चन है, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में शीतलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कूलेंट के रूप में प्रयोग होने वाला गैस का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में जितने ही आपका सबसे पहले मेन टॉपिक आपका है ईंधन। परमाणु भट्टी में सबसे पहले चाहिए ईंधन। तो ईंधन में रहता है यूरेनियम, रेडियम, पोलोनियम और थोरियम। ये 4 गो रहता है आपका ईंधन फ्यूल में। इसके बाद आता है आपका मंदक जो होता है ये न्यूट्रॉन की गति को कम कर देता है, मंद कर देता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है D2O यानी भारी जल का, सबसे ज्यादा भारी जल का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है आपका शीतलक क्या करता है, जितना परमाणु भट्टी में ऊर्जा का निर्माण हुआ है ये ठंडा रहता है, अपने से चिपका लेता है और इसको परमाणु भट्टी से बाहर लेके आता है और उसी ऊर्जा से भाप गर्म होता है और विद्युत बनता है। तो शीतलक का कार्य ऊर्जा को चिपका कर और परमाणु भट्टी के बाहर लेके जाना होता है। इसमें होता है हम लोग का शीतलक। सबसे पहले होता है आपका साधारण जल, CO2 और हीलियम का प्रयोग। इसके बाद आता है हम लोग का नियंत्रक। इसके बाद आ जाता है हम लोग का नियंत्रक, कंट्रोलर। मंदक न्यूट्रॉन की गति को कम करता है और कम कर देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि परमाणु का विस्फोट जो है बंद हो जाता है, ठीक है। अब कहीं बाई चांस उस समय क्या होता है, कभी कभी परमाणु भट्टी में विस्फोट बहुत अधिक हो जाता है, उस समय नियंत्रक का प्रयोग करता है। ये जाता है और न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है और वहां पे पूरा एकदम विखंडन की प्रक्रिया रुक जाती है और दुर्घटना होने से बच जाता है। तो वहां पे आपका प्रयोग होता है बोरोन का छड़ और कैडमियम का छड़। इसके बाद होता है आपका परिरक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शील्ड। परिरक्षक मोटी कंक्रीट का एक दीवार होता है जो पूरा परमाणु भट्टी को घेरे हुए रहता है। इसका कारण यह है कि बहुत सारी विकिरण जो है निकलती है और वह मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जंतुओं के लिए काफी हानिकारक होती है और उसी को रोकने के लिए परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंक्रीट का मोटी दीवार होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार परमाणु भट्टी में शीतलक या कूलेंट गैस में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग का बी ऑप्शन हीलियम ठोकुआ 100% करेक्ट है। चलिए, सूरज कुमार बी सही है बाबू, सोनम जी खान हीलियम। इसके बाद है पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो देखिए, पदार्थ का पहले 3 गो अवस्था था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। चौथा होता है आपका प्लाज्मा। जब भी कोई तत्व को ले लेंगे, जैसे लोहा को ले लिए, खूब पिघला दिए, खूब गर्म किए, उसके बाद वो पिघल गया, यानी वो अपनी चौथी अवस्था में पहुंच गया, प्लाज्मा में पहुंच गया, ठीक है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वह क्या होता है? प्लाज्मा की अवस्था होती है, ठीक है। इसके बाद 5वीं अवस्था होती है हम लोग का बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कभी कभी नाम भूल जाता है, तो आपको याद रखने के लिए बी से बोस, इसका खोज सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने किया था, उसके बाद आइंस्टीन ने किया था, और 2 को जब हीरो है तो एक हीरोइन की जरूरत है, यानी कंगना रनौत। बोस, आइंस्टीन, कंगना रनौत। चलिए, तो इसमें क्वेश्चन के अनुसार पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? तो हम लोग का
प्लाज्मा, सी ऑप्शन हर एक कोई का पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है एक पिंड जो अस्थायी रूप से विकृत हो चुका है में विकृतियों को कहेंगे। तो देखिए विकृति क्या है, बल लगा लिए, मानते कहीं लोहा का छड़ है और उसको कहा कि बल लगा के खींचे, ठीक है, उसको प्रत्यास्थ किए, ठीक है, बल लगा के उसको खींचे तब उसका लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, वही कहलाता है विकृति, ठीक है। यहां से बोल रहा है कि जो अस्थायी रूप से विकृत हो गया, यानी बल लगा के आप खींचे और उसके बाद जो है बल जब छोड़ दिए तब वह अपने पुराने स्थिति पर नहीं गया, जैसे आप खींच दिए हैं वैसे ही रह गया। तो इसमें आपका क्या होता है, प्रत्यास्थ विकृति। प्रत्यास्थ विकृति वो होता है जिसे किसी को मानते हैं एक छापड़ मारे, उसका गाल में विकृति आएगा लेकिन फिर हाथ हटा और वहां से क्या हो जाएगा, फिर पहले के समान हो जाएगा, यानी ये हम लोग का नहीं होगा। प्रत्यास्थ विकृति की सीमा, आप जो है छड़ को खींच रहे हैं और छड़ को खींचने के क्रम में, बल लगाने के क्रम में ये थोड़ा सा फैल गया लेकिन पहले के स्थिति में पहुंच गया, लेकिन थोड़ा सा विकृति हो गया। जब थोड़ा विकृति हो गया तब आप समझ जाइएगा प्रत्यास्थ विकृति की सीमा। इसके बाद होता है अप्रत्यास्थ विकृति, यानी विकृति हुआ, ठीक है, लेकिन वो अब प्रत्यास्थ स्थिति में यानी पहले वाला स्थिति में नहीं जाएगा, यानी हमारा सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए सोनी कुमारी सी। इसके बाद है ब्रैग का नियम संबंधित है। तो देखिए लॉरेंस, देखिए लॉरेंस ब्रैग जो थे ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ये क्या किए कि एक्सरे और न्यूट्रॉन, एक्सरे किरण जो होता है और न्यूट्रॉन को ये सबसे तीव्र गति वाला जो है किरण माना, और जो है समधीर कुमार, जय भीम, चलिए बाबू जय भीम, और जो है लॉरेंस ब्रैग जो थे ये एक्सरे और न्यूट्रॉन को सबसे अधिक जो है गति वाला किरण माना और ये बताए कि इसका प्रतिबिंब जो है बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, लॉरेंस ब्रैग का थ्योरी का, तो जहां पे सबसे पहले कोई खराबी आ गया है वहां पे ये एक्सरे किरण को छोड़ा जाता है और वहां से फिर परावर्तित होके आता है। तब अगर पूरा नहीं आएगा यानी उसमें विकृति हो गया है, कोनो ना कोनो खराबी हो गया है। यह जालिका जो होती है कि पदार्थ का क्रिस्टल के बारे में जानकारी मालूम करना है। ठोस जो होता है दो होता है, एक होता है क्रिस्टल और दूसरा का होता है एमोर्फस। तो अगर क्रिस्टल के बारे में जानकारी करना है तो वहां पे ये एक्सरे या न्यूट्रॉन किरण को ही छोड़ा जाता है और यही नियम दिए थे हमारा लॉरेंस ब्रैग। यानी यहाँ पे ऑप्शन है एक्सरे किरण के परावर्तन से, पृथ्वी के उद्भव सिद्धांत से, भूकंप के एस और पी तरंगों से और इसके बाद कॉस्मिक किरणों से। तो हमारा यहाँ पे एक्सरे किरण के परावर्तन से संबंधित है, यानी राजीव रंजन जी आपका सही है, सोनम जी खान, ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट होगा। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं कली चूना या खड़िया या संगमरमर, यही होता है। इसके बाद होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अंडा का जो कवच होता है वह आपका कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। इसके बाद होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल ट्वाइस। जो एक कली चूना है इसी में जल मिला दिया गया है, केवल जल को मिला देने से ये क्या हो गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, जिसका नाम होता है आपका बुझा हुआ चूना। इसका नाम होता है कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है। इसके बाद है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये जो होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन इसमें H2O, कॉपर सल्फेट और हाइड्रेट, ये होता है हम लोग का क्या, कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो है कभी कभी जल का ये मात्रा है तो इस कारण से इसको हटा भी दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। PDF कहाँ मिलेगा है
हैदर बाबू आपको जो है बता दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए। यानी हमारा क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, इसके बाद है धारिता कैपेसिटर की मात्रक है। तो देखिए, मानते हैं एक बर्तन है और इस बर्तन में अगर गैस को भरा जाए तो उसमें कितना गैस आएगा, यही कहलाता है कैपेसिटर या धारिता या कैपेसिटेंस। और इसका मात्रक जो है ये फैराडे होता है। इसके बारे में फैराडे जो है सर्च किए थे, वही इसका थ्योरी दिए थे। यानी धारिता का मात्रक फैराडे, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद एम्पियर जो है विद्युत धारा की मात्रक होती है, विद्युत धारा का मात्रक होती है। यानी क्वेश्चन के अनुसार धारिता का मात्रक है तो हमारा फैराडे, ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है पावर ट्रांसफार्मर है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर होता है दो प्रकार का। कितना प्रकार का बउआ होता है? दो प्रकार का ट्रांसफार्मर। एक होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। दूसरा का होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर। और ये पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये बड़े बड़े जगह पे लगाया जाता है। वह ट्रांसफार्मर जो 33 केवी वोल्ट यानी 33 केवी से ज्यादा उसका वोल्ट पे काम करने वाला ट्रांसफार्मर होता है, वही होता है आपका पावर ट्रांसफार्मर। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर होते हैं उनका जो है काम करने का वोल्टेज 33 केवी से कम होता है। ठीक है। अब पावर ट्रांसफार्मर जो होता है ये होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा का होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पहला का होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा का होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप से वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है और स्टेप डाउन से वोल्टेज को घटा दिया जाता है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर में केवल स्टेप डाउन ही रहता है, यानी वहां पे क्या होता है कि आपको वोल्टेज आप बढ़ा नहीं सकती है। उसमें क्या होता है कि उपकरण में इलेक्ट्रिक जितना मशीन है उसको चलाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। जबकि स्टेप पावर ट्रांसफार्मर में दो गो होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। वोल्टेज को अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका चर रहेगा, अचर रहेगा। अचर रहेगा मतलब बदलता रहेगा। यानी हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, अचर में फ्लक्स की युक्ति ये नहीं होगा, अचर धारा ये नहीं होगा, अचर पावर युक्ति नहीं होगा। अचर वोल्टेज, वोल्टेज जो है अचर रहेगा, उसको आवश्यकता के अनुसार बदल लेंगे क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर दो गो स्टेप अप स्टेप डाउन। चलिए, सोनम जी खान ए सही है बाबू। इसके बाद है पहाड़ी सड़कें धीरे धीरे घूमती हुई ऊपर जाती है। आप देखते होंगे कि पहाड़ ये है और इसको अगर ऊपर ले जाना है सड़क तो इसको गोल गोल घुमा के इसे लेके जाया जाता है। ठीक है। और मगर ऊपर नहीं, देखिए क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। पहाड़ी सड़कें धीरे धीरे घूमते हुए ऊपर जाते हैं। ठीक है। उसका कारण ये होता है कि पहाड़ी सड़क पे या कहीं भी आप जाइएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल काम करेगा। अगर आप पहाड़ पे रास्ता को एकदम सीधा बनाते हैं उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे गुरुत्व बल एकदम ज्यादा लगेगा और जो कार ऊपर जा रहा है उसको ऊपर जाने ही नहीं देगा और वहीं से उसको खींच लेगा गुरुत्व बल और वहां पे हो जाएगा दुर्घटना। इसीलिए दुर्घटना से बचने के लिए और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्व बल को कम करने के लिए बार बार उसको मोड़ा जाता है और टेढ़ा कर दिया जाता है, गोल गोल घुमा के ले जाया जाता है। तो घूमती हुई सड़कें बनाना ज्यादा आसान है नहीं, ये कठिन है। घूमती हुई सड़कें घर्षण प्रदान करती है जिससे गाड़ी चलना आसान हो जाता है।
जो सड़क घूम रहा है उसे घर्षण प्रदान करने का कोनो मतलब 1% का उम्मीद नहीं है। आप ऐसे भी घर्षण उत्पन्न कर सकते हैं। घूमती हुई सड़कों पर गुरुत्वाकर्षण से उभरने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, अगर घूमते हुए सड़क है तो उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा। इसके बाद घूमती हुई सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना होती है, यानी हमारा सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर जाना जाता है Na2CO3 होता है क्या बहुआ? सोडियम कार्बोनेट। तो ये होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को ही कहते हैं धोवन सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। और इसके बाद होता है कास्टिक पोटास। ये जो है ये अलग अलग है, लेकिन जब बात धोवन सोडा का हो, वॉशिंग सोडा का हो, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग होता है। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा नहीं, धोने का सोडा। चलिए, प्रियंका कुमारी धोने का सोडा और खाने का सोडा। इसके बाद है निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला होता है। लेकिन इसके अलावा ओम साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ, एक और फार्मूला दे दी, I बराबर V इंटू आर, आई बराबर V बाई आर का फार्मूला, ठीक है। ये कौन दिया था? हमारे ओम साहब, ठीक है। अब देखिए, इसमें संबंध कहेंगे, ये आई जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम आई के जगह पे V बाई आर लिख सकते हैं, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे P बराबर V, अब आई के जगह पे क्या लिख दीजिए? R लिख दीजिए, इंटू V बाई आर। तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई आर, यानी हमारा ये सही है, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं। अब देखिए, ये आपका हो गया P बराबर V इंटू आई, ये होता है, ठीक है। अब देखिए, ये I2 नहीं होगा, यहाँ पे I स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी P बराबर V इंटू आई। अब देखिए, P बराबर V इंटू आई हो गया, P बराबर V इंटू आई। अब I का मान ऐसे ही लेके जाना है, यानी हम क्या करेंगे? V का मान को लिखेंगे। देखिए, V यहाँ पर है और ये यहाँ पे भाग में है, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना I इंटू आर बराबर V, ठीक है। अब देखिए, V का मान भर देंगे, P बराबर V इंटू V के जगह पे क्या लिख देंगे हम? V के जगह पे हमको लिखना है I आर इंटू आई बराबर I स्क्वायर आर, यानी हमारा ये भी सही, यानी ऑल इज राइट। डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। अब की बार बिहार पुलिस। चलिए, इसके बाद है टीवी सर्विसिंग हेतु साधारण प्रयुक्त मीटर है। तो देखिए, मेगार जो है, मेगार मापता है बउआ आपका प्रतिरोध को, रेसिस्टेंट को मापना है, तो वहां पे मेगार को लेके जाइएगा तो रेसिस्टेंट को बता देगा। और प्रतिरोध होता है आपका, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। इसके बाद है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का प्रयोग जो है, ये छोटे छोटे वोल्टेज को मापने में होता है, ठीक है, छोटे छोटे वोल्टेज को मापने में होता है। अब टीवी जो सर्विसिंग के लिए बनने के लिए जा रहा है, तो वहां पे छोटे छोटे विद्युत उपकरण होता है वो दो प्रकार का। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसर का होता है आपका पहल का होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसर का होता है आपका इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टेज कम चाहिए, यानी पंखा जो है, मोबाइल है, ये सब जो है क्या हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है। जबकि फ्रिज हो गया, हीटर हो गया, ये सब क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीमीटर जो है यही इलेक्ट्रॉनिक्स वाला में प्रयोग होता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होकर छोटे छोटे वोल्टेज को मापता है। ठीक है, और आवृत्ति मापी जो है आवृत्ति को तरंग दैर्ध्य को मापता है। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य को मापेगा, और ये है छोटे छोटे वोल्टेज को मापेगा। तो हमारा बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, संभावित उत्तर सी नहीं होगा बउआ, बी होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश के वेग हैं। तो देखिए प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा जाए कि राकेश का बेटा मुकेश है। ठीक है, और मुकेश का भाई जो है सुरेश है, तो दोनों बराबर है, दोनों जो है राकेश के ना बेटा है। तो इसी तरह से विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश का वेग है, तो जब दोनों एक है तो इसका वेग कथी होगा, बराबरे होगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा बराबर, पहला एवं दूसरा से बेहतर नहीं होगा, दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। ठीक है, दूसरा पहला से बेहतर ये भी नहीं होगा, ये तो होकबे नहीं करेगा। यानी हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, सोनी कुमार अररिया बराबर होगा। इसके बाद है वर्दी मेरी जान 13 का ए, राजीव रंजन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। ठीक है, सोनी कुमारी अररिया पड़ोसी के। चलिए, इसके बाद है जब इस्पात जैसा धातु को इसकी प्रत्यस्थता सीमा से बढ़ा दिया जाता है तो यह कोई ऊर्जा नहीं रहता है, इसका कोई ऊर्जा नहीं रहता है, यह हुक के नियम को मानता है, यह प्लास्टिक हो जाता है, यह ठंडा हो जाता है। तो देखिए मानते हैं पदार्थ का वह गुण जिसको अगर बल लगाया जाए तो वह अब उसमें विकृति उत्पन्न हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ दिया जाए तो फिर पहले की स्थिति प्राप्त हो जाता है, वह कहलाता है आपका प्रत्यस्थता। ठीक है, कोनो को जाके खींच के मार दिए तो उसके गाल का विकृति हो गया, फिर छोड़ देंगे हाथ हट जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, यानी क्या है वहां पे किसी को मार दिए तो प्रत्यास्थ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक सीमा होता है, आप कितना कस के मारिएगा कि उसका गाल पे थोड़ा देर के लिए विकृति होगा, कस के मारिएगा तो चिन्ह आ जाएगा, फूल जाएगा, यानी वहां पे क्या हो गया, सीमा से ज्यादा आप बल का प्रयोग कर दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से इस्पात पे अगर आप बल लगाए हैं तो एक सीमा से ज्यादा बल लगा दिए हैं, यानी उसमें जो विकृति हुआ है तो पहले जैसा कुछ बनेगा, लेकिन पूरा अंश पहले जैसा नहीं होगा, कुछ अंश जो है क्या होगा कि विकृत रहेगा, यानी बदल जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका कोई ऊर्जा नहीं रहता है, यह हुक के नियम को मानता है, और यह नियम बताए थे हुक साहब। कौन नियम बताया था, प्रत्यास्थता सीमा का हुक। ठीक है, यानी बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। बिहार से कौन, बिहार पुलिस का बैच है तो बिहार से सब कोई तो इसमें बिहार का होगा, खुद हमारा अंसारी भी बिहार का है। चलिए, दो समानांतर दर्पणों के बीच एक गोले, धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इसे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होती है। तो देखिए मान लेते हैं ये दर्पण हो गया और दर्पण के बीच एक धातु रख दिए। अब देखिए ये आएगा, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, फिर जाएगा यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, इतना ज्यादा बनेगा कि आप इसको गिन नहीं पाइएगा। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 0, 3, 5 असंख्यक। तो इसमें हम लोग का असंख्यक डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। अगस्त में एमडी मुनाजिर बाबू अगस्त में होगा। इसके बाद है एक आवेशित खोखला गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है।
देखिए ये होता है एक, मान लेते आवेशित है, ठीक है, यानी आवेशित का अर्थ क्या है कि इस पर या तो प्लस चार्ज है ना तो माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज है माने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और माइनस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक है। अब इसके सतह पे चार्ज है, खोखला के अंदर कोनो चार्ज नहीं, यानी पूछ रहा है कि एक आवेशित खोखला गोलक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा तो शून्य, अधिकतम वेग के साथ 4 पाई स्क्वायर का अनुपात, जहां आर गोलक का अर्ध व्यास है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम लोग का शून्य, सतह पे चार्ज है, गोलक जो खोखला है उसमें कौन चार्ज है बउआ, कोनो चार्ज नहीं, यानी ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, बिहार पुलिस सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्रीम लगाते हैं। चलिए, इसके बाद है कूलॉम के नियम में दो बिंदु आवेशों के बीच अनुपाती होता है। तो देखिए कूलॉम के नियम, मान लेते हैं ये दो गो वस्तु है, इसके बीच जो है मान लेते हैं इस पे चार्ज है और इस पे लगने वाले बल। पहले का नियम बताए थे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, उस पर दो आवेशों के बीच लगने वाले बल उसके चार्ज के आवेश के परिमाण के अनुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती या अनुपाती तथा उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्रमानुपाती होता है। यानी मान लेते हैं यहाँ पे Q चार्ज इसका है, Q चार्ज Q1 Q2, तो F बराबर पहले का नियम के अनुसार Q1 गुना Q2, ठीक है, और इसके बीच की दूरी जो है K है, तो यहाँ पे F बराबर F वायरियस, ठीक है, 1/K, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये था हम लोग का नियम, ठीक है। अब देखिए, अब ये पहले का नियम दे दिए थे, लेकिन ये नियम दिए थे उस समय एक और चीज का खोज हो गया, वह था परावैद्युतांक। कूलॉम के नियम देने से एक और चीज का खोज हो गया, परावैद्युतांक। परावैद्युतांक क्या है कि दो आवेशों को अगर निर्वात में रखा जाए तो उस पर उसकी बीच की दूरी समान, तो उस पर लगने वाले बल अगर जल में ला के उस आवेश को रख दिया जाए और उसकी बीच की दूरी वही हो, तो उसके बीच लगने वाला बल दोनों बराबर होगा। मतलब निर्वात में कोई आवेश को रख दिए हैं और सेम दूरी है, और फिर उसको जल में ला के रख दिए, चाहे कोई और माध्यम में ला के रख दिए और सेम दूरी है, तो दोनों के बीच लगने वाले बल एक ही बराबर होगा। यही बताता है हम लोग का परावैद्युतांक, जो कूलॉम के नियम से साबित हो जाता है। तो उनके बीच के दूरी के वर्ग के आवेशों के गुणनफल के, तो आवेश के गुणनफल के F बराबर Q इंटू Q2, ठीक है। और तीसरा का है माध्यम के परावैद्युतांक का। तो कूलॉम साहब जब नियम दिए थे तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि परावैद्युतांक भी एकदम सही है, यानी हमारा दूसरा और तीसरा, तो ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 2। तो हमारा सी ऑप्शन केवल 2 और 3 पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए, इसके बाद है एक विद्युत तापक 1/3 मीटर में 320 जूल एक प्रतिरोधक है, 4 ओम का प्रतिरोधक है की आपूर्ति करता है। ए में स्थिर धारा होगी। तो देखिए, प्रतिरोध R बराबर L इंटू ए। यहाँ पे हम लोग का पूछ रहा है स्थित, यहाँ पे ए धारा प्रवाह पूछ रहा है, यानी ए को यहीं पे रखेंगे, R को अगर एन भेज दे रहा है तो यहाँ पे जो गुना में है नीचे आ जाएगा भाग में 1/A। अब देखिए ए को भेज देंगे ऊपर,
तो हयो बदल जाएगा, L बाई R हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L कितना है, तार का लंबाई कितना है बउआ, तो 1/3 मीटर है। ठीक है, और ऊर्जा कितना है, तो ऊर्जा जो है यह 320 जूल है। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध आपका 4 ओम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऊर्जा से कोनो मतलब नहीं है, ऊर्जा कितना हो बड़े, धारा प्रवाह उससे मतलब नहीं रखता है। धारा प्रवाह को चाहिए केवल तार को लंबाई और तार का प्रतिरोध, कि वह कितना विद्युत धारा का विरोध करता है। ठीक है, यानी L कितना है, तो 1/3 और R कितना है, तो R हम लोग का है 4 ओम बटा 4। अब देखिए ये भाग में तो ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा गुना में, 1/3 गुना 4। अब इसको काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 एकम 3, दशमलव हो गया, 3 तिहाई 9, यानी 1.4 के आसपास आ रहा है अराउंड में। तो 1.2 नहीं होगा, 0.67 नहीं होगा, 0.34 नहीं होगा, 1.67 हो जाएगा। ये इससे कम हो जा रहा है, कम मान कभी मत मानिए, थोड़ा सा ज्यादा रहता है विद्युत में तो वही माना जाता है। यानी हमारा डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। 1.6 अराउंड में यही आ रहा है, 1.4 आ रहा है और 1.6 यहाँ पर है। ये नहीं होगा, डी होगा। लव यू गुरु। इसके बाद है फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का प्रयोजन है। तो फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, अपनी तर्जनी मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाया जाए तो एक विद्युत धारा की दिशा, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और एक जो है ठोस की दिशा को बताएगा। यही था फ्लेमिंग का नियम। और ये जो है फ्लेमिंग का नियम मोटर पर फिक्स होता है, प्रयोजन है। और जो जनित्र है, विद्युत जनित्र, ये जो है दाएं हस्त के नियम पर फिक्स होता है, दाएं हस्त का नियम। यानी हमारा ए ऑप्शन मोटर पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए इसके बाद है द्विआधारी बाइनरी पद्धति में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए बाइनरी पद्धति ये जो है मैथ से संबंधित है, ये जो है केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। द्विआधारी जो होता है इसमें दुइये को संख्या का प्रयोग होता है। एक संख्या होता है 0 और दूसरा का होता है 1। अगर आपको 1 लिखना है तो 0 0 लिख दीजिएगा तो 1 हो जाता है। ये पहले यही चलता था जब गिनती नहीं चला था उतना। तब 2 लिखना है तो 0 1 लिख दिए, हो गया आपका 2। 3 लिखना है तो यहाँ पे 1 0 लिख दिए, हो गया 3। 4 लिखना है तो 1 1 लिख दिए, हो गया 4। ठीक है, अब देखिए यानी हमारा इसमें दुइये को संख्या का 0 और 1 का प्रयोग होता था। तो 0 9 0 1 1 9 1 2, यानी 0 1 हम लोग का करेक्ट होगा। अब इसी पर द्विआधारी न देके यहाँ पे रहता अगर द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति इसको पूछना चाहिए था। तो द्विनाम पद्धति का खोजकर्ता या जनक कौन थे, तो कार्लोस लिनियस साहब थे। ठीक है, और द्विनाम पद्धति जैसे मेढक मान लेते हैं, मेढक का द्विनाम पद्धति में क्या होगा, तो राणा टेंगा। ठीक है, तो एक जो है पहला वंश बता देता है और दूसरा का क्या बताता है, जाति बताता है। पूछता है क्वेश्चन में द्विनाम पद्धति में पहला शब्द क्या बताता है, तो वंश, और जो है दूसरा का क्या बताते हैं, तो जाति बताता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस। चलिए इसके बाद है दाब एक राशि है। तो दाब में है अदिश सदिश दोनों कोई नहीं। तो देखिए दाब जो है हम लोग का अदिश राशि है, इसको निकालने के लिए ट्रिक एक बताए थे, विषुवत बल। ये सदिश को बताता है। जब सदिश के बारे में जानना होगा तो यही ट्रिक से 20 हो जाएगा, 20 से विस्थापन व से वेग त्वरण और बल,
ये होता है सदिश राशि जो प्रमुख है, यानी इसके अलावा कोई भी आए जिसमें आपको मालूम चले कि उसमें दिशा और परिमाण नहीं है, चाहे एक गो है, तो समझ जाइएगा कि अदिश राशि है। तो दाब में है, इसमें अदिश है, सदिश है, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो दाब एक अदिश राशि है। चलिए, इसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, दो तार के सिरों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट यानी ईवी, ऊर्जा का मात्रक जूल। तो हम लोग का आप कमेंट सेक्शन से बताइएगा इसमें कौन होगा। सी ऑप्शन खुली तरह से करेक्ट है। इसके बाद है डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से, इस्पात से, तांबा से, पोर्सेलियन से। तो देखिए डायनेमो जो होता है यानी जनरेटर जो होता है, ये जो है इसका आर्मेचर ऐसे रहता है और ये बनता है आपका इस्पात से। किस चीज से बउआ? तो इस्पात से, ठीक है। और इस पर जो कुंडली लपेटी हुई रहती है वह कुंडली रहती है तांबा का कुंडली। तांबा का कुंडली को लपेट दिया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत बन जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर बना होता है लौह चुंबकीय पदार्थ से, इस्पात से, तांबा से, पोर्सेलियन से। तो इस्पात से, कुंडली को अगर पूछ दे तो तांबा से होगा, और अगर आपसे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ दे तो लौह चुंबकीय से, लोहा के क्रोड से बनाया जाता है आपका ट्रांसफार्मर का क्रोड को, ठीक है। यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है पर्वतों पर जल का तापक्रम पर उबलता है। तो देखिए पर्वत पे जाइएगा तो वहां पे दाब कम हो जाएगा, और दाब कम होगा तो वहां पे आयतन का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आयतन अपने आप बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ गया तो दाब बढ़ गया। यानी अगर उसको जल को उबालना है आपको तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम लगता है, जबकि यहाँ पे उबालना है तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस। और आप पर्वत पे चले गए, वहां पे दाब घट गया, आयतन बढ़ गया, इस कारण से 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान रहेगा, तब भी जाके क्या हो जाएगा? आपका जल उबलने लगेगा। अधिक नहीं होगा बाबू, कम होगा। इसके बाद है बोयल का नियम प्रयोग है। तो बोयल का नियम जो है गैस पर संबंधित है। ये बताए थे कि नियत ताप पर दाब का व्युत्क्रमानुपाती आयतन होता है। यही बताए थे बोयल साहब। ये बताए थे कि सूरज कुमार नहीं समझे सर। देखिए आप जो है शांति से एकदम बढ़िया से बैठ के देखिएगा तो समझ में आएगा। आप एने उने के बाद सोचिएगा तो नहीं समझ में आएगा। आप तो नहीं साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें समझ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कीजिए। बाकी सब चीज नॉर्मल है, अभी लेवल बढ़ा नहीं है, लेवल वही चल रहा है। बोयल का नियम वर्दी मेरी जान प्रिया बाबू, बोयल का नियम नहीं था, बोयल का नियम। देखिए बोयल जो है नियत ताप और दाब के व्युत्क्रम। आप जो है दाब को बढ़ाइएगा तो आयतन घट जाता है, ठीक है। अगर आप दाब कम कीजिएगा तो आयतन बढ़ जाता है। यही नियम बताए थे बोयल साहब। ताप नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ताप को बदल दीजिएगा तो घबरा जाएगा। यानी स्थिर ताप पर, स्थिर पाठ्यक्रम एवं दाब पर, तो दाब नहीं चाहिए, स्थिर ताप चाहिए, नियत ताप पर। यानी सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। लाली कुमारी सही है बाबू, सोनम जी खान सही है। बर्फ के लिए संलयन की विशिष्ट उष्मा क्या है? तो संलयन का अर्थ होता है कि वह उष्मा जो किसी ठोस के
एक इकाई भाग को गला दे, वही होता है आपका संलयन ऊर्जा या विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब देखिए बर्फ के एक इकाई भाग को गलाने के लिए आपको चाहिए 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा। कितना चाहिए बउआ? 80 कैलोरी पर ग्राम ऊष्मा। आपको विशिष्ट ऊष्मा निकालना है तो उस पदार्थ का ऊष्मा मालूम कर लीजिए और उसका जल से अनुपात कर दीजिए, जल की ऊष्मा से अनुपात निकाल लीजिए, भाग कर दीजिए, विशिष्ट ऊष्मा निकल जाएगा। ठीक है, यानी ए ऑप्शन 80 कैलोरी पर ग्राम पूरी तरह से करेक्ट है। कोई बात नहीं बाबू, धीरे धीरे सब चीज होगा, इंप्रूवमेंट है, अब टाइम है, घबराने का जरूरत नहीं है। मिस्टर संतोष जी हम आपको समझ रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। काजल कुमारी सर जी एक बात पूछिए, लेकिन पहले पढ़िए। औरक्त विकिरण, ठीक है, औरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? आप कमेंट सेक्शन से बताइए, हम इसको कल पढ़ाए हैं। ठीक है, औरक्त किरण, अल्फ्रा रेड किरण अपवर्तन के नियम को मानता है लेकिन परावर्तन के नियम को नहीं मानता है। जैसे सब किरण है वैसे ही औरक्त किरण भी होता है। ठीक है, अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों नियम को मानता है। तो जितना सब किरण है अपवर्तनों को मानता है, परावर्तनों को मापता है, तो ये मानेगा। अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों नियम को नहीं मानता है, इनमें से कोई नहीं। तो औरक्त किरण जो है अपवर्तन को भी मानता है और परावर्तन नियम को भी मानता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। बी होगा बाबू। इसके बाद है सोने का अपेक्षित घनत्व है। सोने का अपेक्षित घनत्व, सोना का अपेक्षित घनत्व आपको निकालना है, तो ये आपको एक एक बस याद रखना होगा। सोने का अपेक्षित घनत्व 19.3, यानी बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है पी प्रकार होते हैं के अर्धचालक में अल्पसंख्यक वाहक। देखिए पीएन संधि, देखिए पी संधि जो होता है इसका कारण होता है विलियम हर्शल। मिस्टर संतोष कुमार सही है बाबू। देखिए पी संधि जो होता है ये सेमीकंडक्टर में होता है। इसमें दो चीज मिलेगा, एगो मिलेगा आपको होल, छिद्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं होल, और दूसरा का मिलता है आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जितने भी आपका जो है ये अर्धचालक होते हैं, इससे धारा जो है बहुत कम प्रवाहित होता है, तनी धारा बहता है किसमें? अर्धचालक में। अब बोल रहा है कि अल्पसंख्यक, अब उसमें भी अल्पसंख्यक माने कम मात्रा में कहां से जो है इलेक्ट्रॉन बहता है, तो इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। जबकि पूछ दे पीएन संधि में के अर्धचालक में अधिक संख्यक मतलब अधिक मात्रा में जो है अधिक मात्रा में वाहक होता है, विद्युत का वाहक होता है, उस स्थिति में होल से होता है। अधिक धारा जाएगा तो होल से जाएगा, किसमें? तो पीएन संधि में। और अगर कम जाएगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन से जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो देखिए बैटरी में तीन गो चीज, एक होता है आपका कैथोड, दूसरा का होता है एनोड, तीसरा का होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे चार्ज रहता है माइनस का, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैथोड पर, पॉजिटिव चार्ज एनोड पर, और जो ये इलेक्ट्रोलाइट होता है यही बार बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है। ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल कर अपने आप में स्टोरेज कर लेता है, और जो विद्युत ऊर्जा है
और जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड पर माइनस चार्ज, एनोड पर प्लस चार्ज। तो बोल रहा है बैटरी के ऋणात्मक ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक यानी कैथोड चार्ज। यानी ये ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है।